वो जीने चढ़ता हुआ ऊपर आया था। एक फ्लावर बुके ताशा के रूम में रखा और दूसरा फलक के। फिर फलक के रूम में ही मौजूद कबर्ड से अपने कपड़े उठाए और फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम में घुसा। नहा धोकर फ्रेश होकर वो कमरे से निकला तो वो दोनों अब भी बैठी फिल्म देखने में गुम थी। उसने गहरी सांस खारिज करते उन्हें तका, फिर वन सीटर सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। निगाहों के हिसार में दोनों थी। उनके बीच बैठी मन्नत को देखा, जो शायद बैठे बैठे ही सो गई थी, पर उन दोनों को कोई होश ना था। फिल्म देखने में इस कदर महव थी। तुम दोनों को कुछ होश है? बच्ची बैठे बैठे सो गई है, पर तुम दोनों को तो कोई परवाह ही नहीं। उसने उन्हें कुछ होश दिलाना चाहा। मन्नत बेबी, आप सो गए? जरताशा ने फौरन मन्नत को तका और बेसाख्ता गोद में उठाती उठी थी। ऊपर जीने चढ़ते उसे अपने कमरे में लेटाकर वापस आई थी। उतरते हुए उसकी निगाह अनजाने में जाबिर पर पड़ी, जो फलक को मोहब्बत से तक रहा था। यकदम जरताशा का हलक सूखा, कैफियत अजीब सी हुई थी। दिल फलक से बदजन होने लगा था, पर वो हिम्मत मुश्तमे करती उचाट दिल के साथ सोफे पर बैठी थी। फलक ने गर्दन तिरछी करके उसे तका और फिर पूछा, खाना खाएं? वो बमुश्किल खुश्क होते हलक से बोली, मैं भी आती हूँ, मिलकर खाना लगाते हैं। वो उसके पीछे उठी थी। जाबिर ने गहरी सांस खारिज की। वो दोनों उसे जोरों शोर से इग्नोर कर रही थी। खाने में क्या बनाया है? वो उन दोनों के पीछे ही किचन में आया और काउंटर के पास खड़ा हो गया। अचार, गोश्त और रोटी। जरताशा ने न जाने कैसे जवाब दिया था। हालांकि उस वक्त वो जिस कैफियत से गुजर रही थी उसे बयान करना मुश्किल था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें भीगने लगी। वो मुड़ी तो सामने जाबिर खड़ा उसे वैसे ही मोहब्बत भरी निगाहों से तक रहा था जैसे फलक को कुछ देर पहले तका था। उसे ऐसे लगा जैसे उसके अंदर का चोर उसने पकड़ लिया हो। उसका दिल मजीद बुरा होने लगा। वो फलक के पीछे निकली थी, जो प्लेट्स टेबल पर रख रही थी। फलक उसे देखकर मुस्कुराई, पर उसे और दिनों की तरह उसकी मुस्कुराहट में खलूस ना दिखा। जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उस पर हंस रही है। वो हिम्मत करती डाइनिंग टेबल की कुर्सी खिसका कर बैठी। फलक भी बैठी। फलक को उसका गुमसुम, कुछ सोचता हुआ अंदाज काफ़ी अजीब लगा, और उसके साथ ही जाबिर किचन से निकला और अपनी सरबराही कुर्सी पर बैठ गया। उन दोनों पर एक नज़र डाली, जो दोनों खामोशी से खाना खा रही थी। वो भी बिस्मिल्लाह करता खाना खाने लगा। खाना खाकर फारिग हुए, दोनों ने मिलकर सब कुछ समेटा। जरताशा उन दोनों से बिना कोई बात किए अपने कमरे में चली गई थी। फलक भी अपने कमरे में चली गई। जाबिर उठा, थोड़ी देर जरताशा के रूम में वक्त गुजारने की गर्ज से। फिर सोना तो उसे वैसे भी फलक के रूम में था। ताशा वो कमरे में आया तो जरताशा को फूट फूट कर रोते पाया। ताशा, क्या हुआ यार, क्यों रो रही हो? उसने यकदम बेकरारी से उसके करीब बैठते हुए उसका चेहरा दोनों हाथों में थामते पूछा। कुछ नहीं। वो उसका हाथ खुद से दूर करती मिनमिनाई। हल्की सी सिसकी भरती वो उससे दूर हुई। ताशा, इधर देखो मेरी तरफ। उसने उसका चेहरा एक बार फिर हाथों में लेना चाहा। प्लीज़ जाएं मेरे रूम से। वो सिसकी। ओके, चला जाऊंगा। पहले बताओ, रो क्यों रही थी इस कदर? वो उसकी गर्दन पर लगे जख्म पर उंगली फेरते हुए बोला। वैसे ही दिल भर आया था। वो उसके हाथ को अपने जख्म से हटाते बोली, आई लव यू। वो उसकी कैफियत समझ गया था। उसने धीरे से उसका चेहरा उठाया और नरमी से उसका गाल सहलाता बोला, तुम दोगले हो। वो उसके ज़िंदगी में पहली बार किए गए इजहार मोहब्बत पर तड़प ही गई थी। पर हूँ तुम्हारा, दू बदू कहा गया। मुझे नहीं है तुम्हारी ज़रूरत। वो फिर से सिसकी, पर मुझे तो है ना। वो उसके गालों पर बहते आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तुम मुझ पर खुद को ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं कर सकते। उसने सुर्ख अंगारा आंखों में शिकवा लिए कहा, इन 6 सालों में नहीं कर सका मैं खुद को तुम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत, आगे भी नहीं करूँगा। सो जाओ आराम से। वो उसके माथे पर बोसा देते हुए उठा। यकदम जरताशा को अपनी रूह तक में सुकून सिरायत करता महसूस हुआ। कैसी कमली होती है ना औरत भी। ज़रा से इजहार, ज़रा सी तवज्जो, ज़रा सी मोहब्बत पर हज़ारों शिकवे भूल जाती है। औरत अजीम होती है, और हकीकतन औरत एक अजीम हस्ती है। जाबिर ताशा के रूम से फलक के रूम में आया तो फलक को पिंक नाइट ड्रेस में, जिस पर वाइट किटी बनी थी, देखकर बेसाख्ता हंसा। तुम बड़ी नहीं हो सकती कभी? वो उसके नाइट ड्रेस पर चोट करता हंसा। नहीं, फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा गया। तुम भी नाराज़ हो? वो उसके करीब आता उसकी कलाई थाम कर बोला। हाँ, उसने मुंह बनाते कहा। तो फिर मैं मनाना शुरू करूं? वो मायने खेजी से कहता उसके ओसान खता कर गया। कोई ज़रूरत नहीं। मैं वादा करता हूँ फलक, तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा।
अगले दिन सुबह का सूरज खासा रोशन था। वो सब जा चुके थे। बख्तावर भी अपने फ्लैट पर चली गई थी। कुछ ज़रूरी काम थे जो वो अपनी निगरानी में करवाना चाहती थी। वो लगी घर की सफाइयाँ करने में मसरूफ़ थी। जब वो हुरिया और जवेरिया के कमरे में सफाई करने गई, उनका कमरा समेटा। अलमारी खोलकर समेट रही थी वो जब हुरिया के कपड़े नीचे गिरे। उसने झुककर हुरिया के कपड़े उठाए तो साथ ही हुरिया के कपड़ों में से एक खाकी रंग की डायरी गिरी। सबूर ने डायरी भी उठाई। इश्तियाक के मारे उसने डायरी खोली तो उसके फ्रंट पेज पर ही बड़े बड़े हरूफ में जाना की डायरी लिखा देखकर उसे उस डायरी को पढ़ने का मज़ीद इश्तियाक हुआ। उसने मज़ीद एक पन्ना पलटा था। ज़िंदगी इंसान से बड़े कड़े इम्तहान लेती है। आज हमारी शादी को 2 साल होने को आ गए हैं, पर आज तक मैं जहादात के दिल में जगह ना बना पाई। मेरी खिदमत, मेरी मोहब्बत सब रायगां हैं। वो शख्स शायद दिल की जगह पत्थर लिए फिरता है। हमारी 2 जुड़वां बेटियां पैदा हुई तो मुझे लगा वो बदल जाएगा, पर नहीं, वो नहीं बदला। आज उनकी पैदाइश को पूरा 1 साल हो गया है, पर आज तक वो शख्स नहीं बदला। न जाने कौन से गुनाह की सज़ा है। ये ज़िंदगी मेरी समझ से बाहर है। अपनी बेटियों से उसे बेहद मोहब्बत है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उसे अपनी औलाद से तो मोहब्बत है ना। सबूर ने अगला सफ़ा पलटा और पढ़ना शुरू किया। मोहब्बत के बगैर इंसान की ज़िंदगी फिर भी गुजर जाती है, पर इज़्ज़त के बगैर इंसान एक कदम नहीं उठा सकता। मेरा कसूर क्या है? आखिर यही कि मैं मनचाही बीवी नहीं। जहादाद मुझे हर किसी के सामने बेइज्जत करते हैं। क्या मेरी कोई इज्जत नफ्स नहीं? जहादाद ने मेरी ज़िंदगी बेमायनी करके रख दी है। सबूर का दिल छन से टूटा था। कांपते हाथों से उसने मजीद सफ़े पलटे। जहादाद जो दुनिया की नज़रों में एक परफेक्ट इंसान है, वो इतना भी परफेक्ट नहीं। जो इंसान अपनी बीवी को ज़िंदगी का सुकून ना दे सके, वो परफेक्ट कैसे हो सकता है? सफ़े पर आंसुओं के निशानात थे। सबूर मज़ीद डायरी पढ़ती तो बस दिल जहादाद से मज़ीद काला होने लगता। उसे नफ़रत सी महसूस हो रही थी जहादाद से। उसने अपने आंसू साफ़ किए, डायरी को वापस अपनी जगह पर रखा और कमरा समेट कर बाहर आ गई। उसका सर शिद्दत से दर्द कर रहा था। वो नहाने चली गई। जब नहा कर निकली तो ज़ोहर की अज़ान हो रही थी। उसने जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ी। दुआ के लिए हाथ उठाए तो जाना के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ मांगी। भूख का एहसास हुआ तो किचन में आई, एक रोटी डाली, रात का सालन फ्रिज से निकाल कर गर्म किया, खाना खाया और सोने चली गई कमरे में। असर की अजान का टाइम था। वो उठी, बाहर आई, अजानों का इंतज़ार करने लगी। घर में कोई नहीं था। पूरा घर सुनसान पड़ा था। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मुझे नहीं रहना इस आदमी के साथ। पर मैं कहाँ जाऊंगी? दिल से सवाल उठा। अपने घर जाऊंगी, दिमाग ने कहा। कौन सा घर? वो घर जो अब तुम्हारा रहा ही नहीं। दिल से फिर आवाज़ आई थी, कहीं भी चली जाऊंगी, पर जहादात के साथ नहीं रहूंगी। दिमाग अपने फैसले पर अटल था। अपने सर पर से अपने सर का साया हटाकर किस सड़क पर बैठोगी? दिल ने पूछा। कहा ना, कहीं भी चली जाऊंगी, पर ऐसे आदमी के साथ नहीं रहूंगी जो औरत की इज्जत करना नहीं जानता। हैरत है, क्या कभी उसने तुम्हारी इज्जत नहीं की? दिल ने सवाल दागा। मेरी इज्जत तो की है, पर जाना को उसने सारी जिंदगी बेइज्जत करके रखा। दिमाग ने तावील दी। तो यह तुम्हारा मसला तो नहीं, वो उसका माजी था। दिल ने कुछ अकल दिलाना चाहिए। तो क्या मतलब, मैं उससे खफा भी ना हूँ? दिमाग ने कहा। खफा होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे छोड़कर चली जाओ। दिल ने फिर से कहा, ये भी है। दिमाग आखिर दिल के आगे हार गया। अजानें हुई तो वो नमाज पढ़ने चली गई। नमाज पढ़कर फारिग हुई तो लॉन में आकर कुर्सी खींच कर बैठते उसे रात का मंजर याद आया तो वो हंस दी। आसमान को तकते हुए वो मुस्कुराती रही, पर फिर हंसी समेटी वो मुंह बना गई। उसने जहादात से खफा होने का पूरा इरादा कर रखा था जब उसके कानों में किसी का कुछ दिन पहले कहा गया जुमला गूंजा, दस्तखत कर दो बेटा, हम चाहते हैं इन जायदाद जैसी बेमाया चीज़ों के चक्कर में तुम ना पड़ो, कहीं कोई तुम्हारी जायदाद की लालच में कुछ कर ही ना दे। चाची ने बड़ी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। दादी का कल ही इंतकाल हुआ था और आज चाची उससे घर और जायदाद के कागजात पर दस्तखत कराने पहुंच गई थी। कहाँ करना है दस्तखत? उसने धीरे से पूछा। यहाँ पर। चाची ने फौरन फाइल खोलकर सामने रखी। पेन? उसने कागजों को घूरते कलम मांगा। हाँ ये लो। चाची ने झट से पेन उसके आगे किया। उसने एक नज़र चाची को देखा और खामोशी से दस्तखत कर दिए। अच्छा अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ, नीचे सब फातिहा के लिए आ रहे हैं। चाची दस्तखत कराती वापस नीचे चली गई और वो तने तनहा बैठी रह गई। उसके बाद अगले दिन ऊपर आई थी चाची, पर आज उनका रवैया पहले के दिनों से खासा मुख्तलिफ था।
सुनो नीचे आ जाओ, हजारों काम पड़े हैं। मेरी बच्चियां ही लगी रहेंगी क्या सारा सारा दिन? तीजे की दुआ है, लोगों का रश पड़ा है नीचे। सारी जिंदगी दादी का पैसा खाया तुम लोगों ने, अब ये हलाकते मेरी बेटियां झेलें। चाची उसके सर पर आकर गरजी थी। चाची क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? वो लड़खड़ाते लहजे में हैरत से पूछने लगी। ये तो वो चाची थी ही ना जो उसके आगे पीछे फिरती थकती ना थी। दिल जलाकर रख दिया सारी जिंदगी। अब कहती है चाची इतना गुस्सा क्यों है? वो जाहिलों की तरह चीखी। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सबूर की आंखों में आंसू चमके। क्यों ना कहूँ मैं कुछ? कहती हूँ तेरे चाचा को किसी के पल्ले बांध कर निकाले, पर तू तो मनहूस है। पहले ही एक शोहर को खा गई, अब दूसरे किस बेचारे की मौत तेरी वजह से होगी। वो उसके सर पर थप्पड़ मारती बोली। चाची, वो उनके तर्ज तखातुब पर हैरान हुई थी। उठ भी जाओ, अब कर लो घर के काम। वो उसे अच्छी खासी डांट पिलाती कमरे से चली गई थी। वो महज आंसू बहाती रह गई। आंसू पोंछकर वो नीचे चली आई। अगले दिन उसके चचा ने उसे बता दिया था कि वो उसका रिश्ता पक्का करके आ गए हैं। ये सुनते ही वो बहुत चीखी भी थी और चिल्लाई भी। मुझे नहीं करनी शादी, चची हारिस के साथ बेवफाई नहीं कर सकती मैं। वो सिसकी। ये नखरे ना बीबी, हमें ना दिखा तू, हम नहीं उठा सकते तेरा बोझ। और खुदा का वास्ता है घर बसा लेना, ये ना हो कि अपनी मनहूसियत के रंग वहाँ भी छोड़ आए। वो गहरा तंज करती उसे बेहद शफाक लगी। चची, मैं नहीं बनूंगी आप लोगों पर बोझ, मेरी इतनी जायदाद है, मेरा गुजर हो जाएगा। उसने उन्हें मनाना चाहा। कौन सी जायदाद? चची ने हाथ कमर पर रखकर बदमाशी से पूछा। चची, मेरी जायदाद, वो धीरे से बोली। वो जायदाद अब तेरी नहीं हमारी है, मेरे बच्चों की है बीबी। वो नफरत से बोली। चाची, उसे एक बार फिर दुख हुआ था। दादी की कही गई बातें हकीकत बनती जा रही थी। ये लोग तो सिरे से ही बदल गए थे। वो सबके बदले रंग ढंग देखकर अपने बख्त पे रो दी थी। वो कुछ दिन पहले हुए वाकयात को सोचकर हंसी थी। दिल में अपना घर बसाने का खुद से अहद कर गई थी। रात 8 बज रहे थे। वो लोग अभी तक घर वापस नहीं आए थे। वो न्यूज़ चैनल खोलकर बैठी तो टीवी पर चलती हेडलाइंस उसकी सांसें रोक गई थी। वो उठी, अपना मोबाइल उठाया। जहादात को फ़ोन करने की गर्ज से मोबाइल हाथ में थामे उसे याद आया कि उसका तो नंबर ही उसके पास नहीं। उसे रोना आया। वो शिद्दत गम से रोने लगी थी। उसके वजूद पर अजीब सी कपकपाहट तारी हो चुकी थी। वो अपने चेहरे पर आया पसीना बमुश्किल पोंछती उठी। अपने भारी होते कदमों को लिए वो वॉचमैन तक पहुंची। जहादात का नंबर चाहिए मुझे, वो बमुश्किल बोल पाई। बाजी, हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है, हम नहीं इस्तेमाल करता। वो उसे तकते सादगी से बोला। सही। वो अपने आंसू पोंछती अपने पैर घसीटती अंदर घुसी थी। कपकपाता वजूद लिए वो फर्श पर ही बैठ गई। चाची के कहे अल्फाज उसके कान में गूंजने लगे थे। तू पहले ही एक शोहर को खा गई, अब किस बेचारे की मौत तेरी वजह से होगी। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके बाल बिखर गए थे। वो जर्द चेहरा लिए बैठी सिसक रही थी। नहीं, मैं मनहूस नहीं हूँ। वो सिसकते लहजे में खुद को दिलासा दे रही थी। अरे ये तो इस कदर मनहूस है कि इसके पैदा होते ही इसका बाप मर गया और अब शोहर भी। उसे किसी औरत का कहा जुमला सुनाई दिया। उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रखे थे। अजब ही कोई हालत थी उसकी। वो अल्लाह से जहादात की लंबी जिंदगी की दुआएं मांग रही थी, इसलिए नहीं कि उसे उससे उनसियत हो गई थी। वो तो ये बताना चाहती थी उन लोगों को कि वो मनहूस नहीं है। हाँ, शायद वो खुद गर्ज हो रही थी, पर यह खुद गर्जी भी उसे जालिम समाज की ही अता करदा थी। वो घुटनों में सर दिए सिसक रही थी जब किसी ने उसके कंधे पर आकर हाथ धरा था। उसने नजरें उठाकर तका। सामने जवेरिया थी। जवेरिया, तुम्हारे डैड को जो 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 भी कुछ हुआ है वो मेरी वजह से नहीं हुआ। मैं मनहूस नहीं हूँ। वो बेसाख्ता उठकर उसकी तरफ लपकी थी। उसने दोनों बाजुओं से उसे थामा हुआ था। वो कपकपाती आवाज़ और सिसकते लहजे में सफाई पेश कर रही थी। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। वो उसके दोनों हाथ थामती भारी आवाज़ में बोली। हाँ हाँ, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। उसने कपकपाते लहजे में वही जुमला एक बार और दोहराया। रिलैक्स, क्या हो गया है आपको? वो उसके आंसू पोंछती, उसे सोफे पर बिठाती इस्तफसार करने लगी। कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हैं? एक आस से पूछा गया। उन्हें गोली लगी है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, होश नहीं आया, पर आ जाएगा। वो अपने आंसू धकेलती ढेरों हिम्मत मुश्तमे किए हुए बोली। तो मुझे हॉस्पिटल लेकर चलोगी ना?
اس نے گلابی آنچل سے اپنا چہرہ پونچھا۔ ہاں بالکل لے کر چلوں گی، آپ اٹھیں چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اسے اٹھنے کا بولنے لگی اور وہ فوراً اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جویریہ کے ساتھ ہاسپٹل آئی تو حوریہ جو ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی اس کے ساتھ صبور کو دیکھ کر طیش میں آگے لہک کر ان تک آئی۔ تم انہیں لے کر آ گئی ہو؟ کیوں پاگل ہو؟ تمہیں اتنی مشکلوں سے بھیجا تھا، تم انہیں لے آئی؟ فضول میں خوار کر رہی ہو ان کو بھی اور خود کو بھی۔ پیشنٹ کے ساتھ صرف ایک بندہ الاؤڈ ہے۔ ڈیڈ کو ابھی شفٹ کیا گیا ہے روم میں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہوش آ جائے گا کچھ دیر میں انہیں۔ ابھی بھی اوپر وہ منحوس علی ڈیڈ کے پاس چپک کر بیٹھا ہے۔ وہ دونوں کو اچھا خاصا ڈانٹ گئی تھی، یہ بہت رو رہی تھی اس لیے میں انہیں لے آئی۔ جویریہ منمنائی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں علی کو کہتی ہوں وہ نیچے آ جائے تو آپ کو لے جائے گا اپنے ساتھ، کارڈ ہے اس کے پاس۔ پر آپ ڈیڈ کو دیکھ کر جویریہ کے ساتھ فوراً گھر جائیں گی، وہ نرمی سے بولی۔ ہاں پھر میں چلی جاؤں گی، وہ جلدی بولی تھی۔ اوہ مائی گاڈ حوریہ، میرے جہانداد کو کیا ہو گیا؟ بختاور نہ جانے ایک دم سے کہاں سے آ کر حوریہ کے گلے لگ کر مکاری کے آنسو بہانے لگی۔ پلیز ہاسپٹل ہے یہ، کچھ ہوش کریں، اتنا چیخ چیخ کر جاہلوں کی طرح بات نہ کریں، اور پلیز ابھی ڈیڈ کو ہوش نہیں آیا تو آپ چلی جائیے، بعد میں آئیے گا، وہ بدتمیزی سے کہتی اسے خود سے دور جھٹک گئی۔ حوریہ تم بدتمیزی کر رہی ہو، وہ دھیمے لہجے میں کہتی۔ حوریہ کو مزید آگ لگا گئی۔ میں اس سے زیادہ بدتمیزی کر سکتی ہوں، اپنا اور میرا تماشا نہ بنائیں اور یہاں سے چلتی بنے، وہ تنفر سے کہتی۔ جویریہ اور صبور کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کر گئی۔ بختاور پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ حوریہ نے علی کو کال کی، تھوڑی دیر بعد علی آیا اور صبور کو ساتھ لے کر اوپر چلا گیا۔ علی اسے روم میں چھوڑ کر خود باہر چلا گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی، اس کا چہرہ دیکھ وہ اپنے آنسو روک نہیں پائی تھی، اس کا چہرہ ہلدی کی مانند پیلا پڑا تھا۔ صبور نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ دھرا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں، وہ اس قدر کمزور لگ رہا تھا۔ آنسو پونچھتے وہ پیچھے مڑی، اس کا آنچل کھنچا تو وہ بے ساختہ مڑی تھی، اس آس پر کہ اس کا آنچل اس نے تھاما ہوگا، مگر اس کے بستر کی پینتی میں پھنسا آنچل دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ وہ آنسو پیتی کمرے سے باہر نکل گئی اور پھر وہ اور جویریہ گھر واپس آ گئی۔ حوریہ وہیں ہاسپٹل میں تھی، حالانکہ علی نے بھی اسے گھر جانے کو کہا تھا، پر وہ صاف انکار کر گئی۔ آخر کیسے وہ اپنے باپ کے معاملے میں کسی بھی طرح کی لاپرواہی کر سکتی تھی؟ جویریہ اب بھائی کیسے ہیں؟ جابر کے لہجے میں تڑپ تھی۔ چاچو اب پاپا کافی بہتر ہے، نم سی آواز میں جواب آیا۔ جویریہ تم پریشان نہ ہو بچے، ہم آج ہی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صبح فجر تک پہنچ جائیں گے، وہ اسے تسلی دیتا بولا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے آنسو پونچھتی دھیمے سے کہتی۔ کال کاٹ گئی تھی۔ تاشا، فلک، آپ لوگ اپنی پیکنگ کر لیں، جابر کال کاٹتے ہی دونوں سے پیکنگ کرنے کا کہتا خود اپنی سیکرٹری کو کال کر رہا تھا، پشاور سے کراچی کی فلائٹ کی ٹکٹس بک کروانے کے لیے۔ ہوا کیا ہے؟ تاشا نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بھائی پر حملہ ہوا ہے، بس دعا کرو ان کو ہوش آ جائے، چلو جلدی پیکنگ کر لو، وہ اسے نرمی سے بتاتا، اسے پیمنٹ کا کہتا، خود موبائل کان سے لگاتا منظر سے ہٹ گیا۔ یا اللہ خیر کرنا، وہ دل پر ہاتھ رکھتے بولی۔ وہ دونوں اٹھی تھی، انہوں نے پیمنٹ کی تھی، رات 1 بجے کی ان کی فلائٹ تھی، وہ لوگ گھر سے نکل چکے تھے، ایئرپورٹ پہنچتے ہی ویٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے، جب ان دونوں نے محسوس کیا کہ ان کے برابر بیٹھی لڑکیاں جابر خان زادہ کو دیکھتی تبصروں میں گم تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں کے کان ان کی باتوں کی طرف لگے تھے۔ یار یہ بندہ اس قدر ہینڈسم ہے نا، ایک لڑکی نے اپنے برابر بیٹھی دوسری لڑکی سے کہا تھا۔ ہاں بہت زیادہ، دوسری نے بھی فوراً تائید کی۔ اس کے ساتھ یہ لڑکیاں اور بچی نہ جانے کون ہے، اس کی کیا لگتی ہوں گی، اسی پہلے والی نے کہا۔ مجھے تو بہنیں لگتی ہیں، دوسری فوراً اندازہ لگا کر بولی۔ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ایک بیوی ہوگی اور دوسری بہن، دوسری نے بھی تکا مارا۔ ایسے نہ بول، دعا کر کے ایک بھی بیوی نہ ہو، پہلے والی نے دہل کر کہا۔ زرتاشا تو خاموش ہی رہی، پر فلک کا صبر تمام ہوا، اس نے خون خوار ہوتے اپنا رخ اس کی سمت کیا۔ ہم دونوں اس ہینڈسم سے آدمی کی بیویاں ہیں، پر ہاں تیسری چوتھی کی جگہ خالی ہے، اگر تمہیں بکنگ کروانا ہو تو بتانا، میں تمہیں نمبر دے دیتی ہوں اپنا، وہ چبا چبا کر کہتی۔ پہلی لڑکی پر مکمل طور پر جھک آئی تھی، بس کسر رہ گئی تھی تو منہ نوچنے کی۔ جابر نے اسے کسی لڑکی کے ساتھ خونخوار لہجے میں بات کرتے دیکھا تو یکدم اس کے پاس آیا اور بازو سے تھام کر پیچھے کیا۔ کیا کر رہی ہو فلک؟ اس نے اسے گھورا۔ تم تو چپ ہی رہو، اس نے اسے انگلی دکھاتے کہا۔ وہ لڑکیاں اس کے بگڑے تیور دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھیں اور وہ جابر کو اب بھی بری نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر بڑھ کر اس کے بال جو اچھے جل لگا کر سیٹ کیے تھے بگاڑ
उजाड़ दिए। जरताशा ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई थी। उसके बचपने पर, ये जैकेट उतारो, सारा कसूर ही इसी का है। वो उसकी लेदर की जैकेट पर झपटी और उसे उतारने का बोलने लगी। पागल हो गई हो क्या? इंसान बनकर बैठो, पागल औरत। वो उसे जबरदस्ती चेयर पर बिठाता हल्की आवाज में फुकारा, तुम इंसान बन जाओ, नहीं तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। वो तपते हुए बोली, फलक क्या हो गया, छोड़ दो। जरताशा नरमी से बोली, तौबा कैसी लड़की हो, वो तुम्हारे शोहर पर लाइन मारने की पूरी तैयारी में थी और तुम होके सुकून से बैठी हो। फलक ने उसे भी घूरा था। जिसके शोहर पर पहले ही कोई और औरत काबिज हो गई हो, उसे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके शोहर को मजीद और कौन देखता है या क्या सोचता है। वो धीमे से आम लहजे में गोया हुई, पर फलक का दिल पल भर को डूबा था। फलक ने चोर सी नजरें उसकी तरफ की तो वो धीरे से मन्नत की किसी बात पर मुस्काई थी। फलक का दिल यकदम हर चीज से बुरा हुआ। उसका दिल घबराने लगा था। लफ्ज काबिज उसके जहन में चिमट कर रह गया। रात के 4 बज रहे थे जब वो लोग कराची पहुंच गए। जाबिर उन दोनों को लिए अपने भाई के घर पहुंचा। उन्हें वहां छोड़कर वो हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। फलक तो बिल्कुल अनजान थी सबसे, पर जरताशा की तो भांजियां भी उस घर में मौजूद थी। जरताशा मेन डोर खोलती अंदर घुसी तो घर गहरे अंधेरे में डूबा था। मन्नत फलक की गोद में थी। जरताशा ने हाथ बढ़ाकर बोर्ड टटोला और बटन दबाते ही लाउंज की तमाम लाइट्स ऑन हो गई। वो दोनों अंदर आकर सोफे पर बैठी। गार्ड उनका सारा सामान अंदर ले आया। सबूर जो तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी थी, बाहर से शोर की आवाज़ सुनकर बाहर आई थी। लाउंज में अनजान लोगों को देखकर वो यकदम कंफ्यूज हुई कि अपने रूम से जवेरिया भी निकल आई। अस्सलामुअलैकुम। जवेरिया ने सलाम किया तो ताशा ने उठकर फ़ौरन उसे सीने से लगाया। ठीक हो गुड़िया? उसने उसके गाल पर मोहब्बत से हाथ रखकर पूछा। जी ताशा खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बैठें, थक गई होंगी। वो मोहब्बत से अपनी खाला की थकन का एहसास करते बोली। ये मेरी खाला भी हैं और चाची भी, जवेरिया ने सबूर को बताया। अस्सलामुअलैकुम। सबूर ने झट सलाम दागा। वालेकुम अस्सलाम। ताशा ने उस कम उम्र सी लड़की को देखकर नरमी से जवाब। वालेकुम अस्सलाम। ताशा ने उस कम उम्र सी लड़की को देखते नरमी से जवाब दिया। खाला ये कौन है? जवेरिया ने फलक के बारे में पूछा। ये आपके चाचू की वाइफ हैं। ताशा से दूसरी ना लगाया गया। उसे ऐसा लगा कि शायद फलक को दुख हो। हैं? कौन से चाचू की वाइफ? वो हैरान हुई। तुम्हारे कौन से 50 चाचू हैं? एक ही है ना? जाबिर। उसने निगाहें झुकाकर सादगी से कहा। खाला चाचू आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जवेरिया ने बमुश्किल कहा। ओहो जवेरिया, बस करो, थक गए हैं हम। रूम दिखा दो फलक को, मैं तो चलती हूँ अपने रूम में। वो बात को इधर उधर करती उठी। पर खाला, उसने हैरत से देखा। फलक आइए, मैं आपको आपका रूम दिखा दूँ। सबूर फलक को देखती नरमी से गोया हुई। फलक भी उठी थी। ताशा ने फलक से मन्नत को लिया। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना फलक, ताशा ने नरमी से कहा। ओके। फलक धीरे से कहती सबूर के पीछे चल पड़ी थी। ये रूम है आपका, उसने मुस्कुराकर फलक को बताया। थैंक यू, फलक ने नरमी से कहा। वेलकम, सबूर ने हंसकर कहा और उसके रूम से निकल गई। फलक गुमसुम सी बेड की पाइंती के पास बैठ गई।